राजीव की भेजी हुई वो तस्वीर अगले दिन तड़के सुबह मेरे पास पहुंची। अर्जुन ने उसे एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप पर फॉरवर्ड किया था, उसी सुरक्षित ऐप पर जिसे हमने इस खेल के लिए चुना था। मेरी फोन की स्क्रीन छोटी थी, पर इमेज की क्लैरिटी बिल्कुल साफ थी। तस्वीर को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी ने उस दस्तावेज को मेज पर बिल्कुल सपाट रखकर ऊपर से हड़बड़ाहट में खींचा था। कैमरा थोड़ा सा तिरछा था, मानो क्लिक करने वाले के पास वक्त की बेहद कमी रही हो। सफेद कागज का एक कोना हल्का सा मुड़ा हुआ था और उस पर छपी नीली स्याही हकीकत बयां कर रही थी। वो कोई साफ सुथरा डिजिटल स्कैन नहीं था, वो उसी काली रात की गवाही थी जब राजीव आनंद ने थरथराते हाथों से विक्रम ओबेरॉय की मेज पर झुककर अपने फोन का कैमरा ऑन किया था। मैं उस सुबह अपने कॉटेज के छोटे से किचन में खड़ी थी। चाय बनाने की नीयत से पानी चढ़ाया जरूर था, पर चाय अब तक बन नहीं पाई थी। गैस पर केतली रखी थी और मेरी आंखें बिना पलक झपकाए बस उस जलती हुई स्क्रीन को घूर रही थी। मैंने उस दस्तावेज को बेहद बारीकी से पढ़ना शुरू किया। एक एक पंक्ति, एक एक संख्या, एक एक हस्ताक्षर। राजीव आनंद का नाम वहां साफ दर्ज था। बैंक ट्रांजैक्शंस की भारी भरकम रकम थी और 3 साल पुरानी तारीखें भी थीं। पर मेरी आंखें इन सब चीजों को लांघ कर उस एक खास नाम को ढूंढ रही थीं, जिसके बारे में अर्जुन ने कहा था कि मैं उसकी उम्मीद कभी नहीं कर पाऊंगी। वो नाम ठीक तीसरी लाइन में छिपा था, गारंटर वाले कॉलम के बिल्कुल नीचे, रमेश श्रीवास्तव। मैंने उस नाम को पहली बार पढ़ा, फिर अपनी थकी हुई आंखों को मलकर दोबारा पढ़ा। उसी पल किचन की केतली का पानी पूरी तरह उबल चुका था। उसकी एक हल्की सी तीखी सीटी गूंजने लगी थी, जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। पर मेरे कानों ने उस शोर को पूरी तरह खारिज कर दिया। आवाज आ रही थी, पर वो मेरे दिमाग के भीतर तक उतर नहीं पा रही थी। रमेश श्रीवास्तव। ये नाम मेरे लिए कोई अनजाना या नया नाम नहीं था। इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत मशहूर हस्ती था या शहर का कोई बड़ा बिजनेसमैन, बल्कि इसलिए क्योंकि ये नाम मेरे उस पुराने आलीशान घर में, उस घर में जहां मैं सीमा ओबेरॉय बनकर कैद थी, कभी कभी रातों के सन्नाटे में गूंजता था। अक्सर आधी रात को विक्रम का फोन बजता था। वो हड़बड़ाहट में उठकर दूसरे कमरे का दरवाजा बंद कर लेता था। और कभी कभी, बस बहुत ही दुर्लभ मौकों पर, दरवाजे की उस महीन दरार से उसकी फुसफुसाती हुई आवाज बाहर आती थी। उन डरी हुई आवाजों में एक नाम था जो बार बार दोहराया जाता था, रमेश। मैंने उस जमाने में इस नाम को कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। सोचा था कोई बिजनेस कांटेक्ट होगा, कोई आम सा नाम, विक्रम की उस काली दुनिया के सैकड़ों गुमनाम नामों में से एक। पर आज उस दस्तावेज के गारंटर वाले कॉलम में वो नाम एक बहुत ही खौफनाक जगह पर आकर खड़ा हो गया था। गारंटर, इसका सीधा सा मतलब था रमेश श्रीवास्तव को विक्रम के हर एक फ्रॉड की पूरी जानकारी थी। उसने अपनी मर्जी से उस कागज पर दस्तखत किए थे। वो इस पूरे खूनी खेल में बराबर का हिस्सेदार था। तभी मुझे अचानक गैस पर उबलती केतली को बंद करने का ख्याल आया। मैं झटके से उठी, नॉब घुमाकर गैस बंद की और वापस मेज के पास आकर बैठ गई। खिड़की के शीशे को चीर कर सुबह की धुंधली रोशनी कमरे के भीतर आ रही थी, हल्की और मटमैली सी रोशनी, जो ना तो ठंडी थी और ना ही गर्म। मैंने बिना वक्त गंवाए अर्जुन को एक छोटा सा मैसेज टाइप किया। नाम मिल गया है, रमेश श्रीवास्तव, गारंटर। क्या तुम जानते हो इसे? ठीक 3 मिनट के भीतर स्क्रीन पर उसका जवाब तैर उठा। हाँ, बहुत अच्छे से। अर्जुन ने मुझे उसी दोपहर फोन पर सब कुछ तफसील से बताया। ये अपने आप में एक अलग बात थी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी फोन पर ऐसी बातें नहीं की थी। वो हमेशा एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजता था या फिर सीधे सामने बैठकर बात करता था। रमेश श्रीवास्तव इस शहर का एक बेहद सीनियर ब्यूरोक्रेट था।
यूं तो वो अब रिटायर हो चुका था, पर सरकारी गलियारों में उसके रसूख और कनेक्शंस आज भी उतने ही एक्टिव थे। वो ठीक वही रसूखदार आदमी था जिसने 3 साल पहले विक्रम की उस विवादित लैंड डील की सारी सरकारी अप्रूवल रातों रात दिलवाई थी। वो एक ऐसी डील थी जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर उस अफसर के दस्तखत न होते तो वो फाइल कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। और तुम्हें पता है सिमरन, अर्जुन की आवाज फोन की दूसरी तरफ से बेहद धीमी और गंभीर हो गई। 3 साल पहले मेरी उस इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी को जिस रसूख के दम पर होल्ड करवाया गया था, वो रमेश श्रीवास्तव ही था। उसके एडिटर के केबिन तक जो एक आखिरी कॉल पहुंची थी जिसने अर्जुन के करियर को ब्रेक लगा दिया था, वो कॉल सीधे रमेश श्रीवास्तव के दफ्तर से ही की गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साजिश सिर्फ विक्रम ओबेरॉय तक सीमित नहीं है? मैंने अपने हाथ की उंगलियों को भींचते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, अर्जुन ने कहा। विक्रम तो महज एक मुखौटा है सिमरन। असली खिलाड़ी तो पीछे रमेश श्रीवास्तव है, और ये पीछे बैठकर डोर हिलाने वाले लोग कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास विक्रम से ज्यादा दौलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास वो पूरा सिस्टम होता है जो ये तय करता है कि किस आवाज को बाहर आने देना है और किसे हमेशा के लिए दफन कर देना है। मैंने कॉटेज की खिड़की से बाहर देखा। सामने दूर तक फैला हुआ घना जंगल था। पेड़ थे जो सुबह की इस ताजी रोशनी में गहरे हरे दिखाई दे रहे थे। कितनी शांत और महफूज जगह थी ये, कितनी बेफिक्र। अब आगे क्या करना है? मैंने पूछा। अब हमें ये तय करना होगा कि राजीव आनंद की ये तस्वीर और तुम्हारे पास मौजूद वो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रिंट आउट, इन दोनों को किस सही दिशा में ले जाया जाए। कोर्ट में खड़े होने से पहले हमें एक ऐसे काबिल वकील की जरूरत होगी जो इस केस की संवेदनशीलता को समझे, और एक ऐसा बड़ा मीडिया आउटलेट जिसका कद इतना ऊंचा हो कि रमेश श्रीवास्तव की एक कॉल भी उसे ना रोक सके। क्या इस पूरे मुल्क में कोई ऐसा मीडिया आउटलेट बचा है? फोन की दूसरी तरफ एक लंबा ठहराव था। एक ऐसा ठहराव जो तब आता है जब आपके पास कोई सीधा हाँ या ना का जवाब ना हो। एक है, उसने आखिरकार कहा, दिल्ली में। मेरा एक पुराना बैचमेट है वहां, इन्वेस्टिगेटिव डेस्क का हेड है। पर उसके पास ये कागजात लेकर जाने से पहले हमें अपने इस केस को थोड़ा और सॉलिड करना होगा। हमें एक और पुख्ता सोर्स की जरूरत पड़ेगी। नेहा सिन्हा, मैंने बहुत ही शांत मगर ठोस आवाज में कहा। हाँ, अर्जुन ने जवाब दिया। नेहा का मैसेज उसी दोपहर मेरे फोन पर फ्लैश हुआ, बिल्कुल उसी वक्त, मानो उसे कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो चुका था कि सुबह की बातचीत में उसका नाम लिया गया था। क्या हम आज मिल सकते हैं? मैंने वो मैसेज तुरंत अर्जुन को फॉरवर्ड कर दिया। उसका रिप्लाई आया, उससे अकेले ही मिलो सिमरन, मेरा वहां होना उसे पूरी तरह से गार्डेड कर देगा, वो खुल नहीं पाएगी। उसकी बात तार्किक थी। मैंने नेहा को मुलाकात के लिए हाँ कह दिया। हम दोनों शहर की एक बेहद शांत और छोटे से पब्लिक पार्क में मिले। ये शहर का एक ऐसा गुमनाम हिस्सा था जहां लोग आते जाते जरूर थे, पर कोई भी किसी दूसरे अजनबी पर अपनी नजरें टिकाने की जहमत नहीं उठाता था। दोपहर ढल रही थी, धूप खिली थी, वो धूप जो अक्सर सर्दियों के आखिरी दिनों में दिखाई देती है, जब कंपकपाती ठंड धीरे धीरे विदा हो रही हो और गर्मियों की तपिश ने अभी पूरी तरह अपने पैर ना पसारे हों। हम दोनों पार्क के एक कोने में बिछे बेंच पर बैठ गए। हमारे बीच थोड़ी सी दूरी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे दो बिल्कुल अजनबी इंसान इत्तेफाक से एक ही जगह आकर बैठ गए हों। नेहा के दोनों हाथों में एक बड़ा सा लेदर का टोट बैग था, जिसे वो अपनी गोद में रखकर दोनों हथेलियों से बेहद कसकर भींचे हुए थी। वो नजारा देखकर मेरे दिमाग ने तुरंत एक कनेक्शन बनाया। 3 दिन पहले राजीव आनंद भी अपनी चाय के स्टील के गिलास को ठीक इसी तरह थामे हुए था। मैंने उस समानता को अपने दिमाग की डायरी में नोट कर लिया। विक्रम ने कल रात मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था, उसने बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। उसने पूछा कि उस लॉन्च इवेंट में जो नई पीआर कंसल्टेंट आई थी, सिमरन माथुर, वो असल में क्या चीज है? वो तुम्हारे बारे में सब कुछ खंगालना चाहता था। मेरे पेट के भीतर जैसे अचानक कोई ठंडी गांठ सी लग गई, पर मेरे चेहरे की एक भी रेखा नहीं हिली।
ये इतने महीनों के कड़े अभ्यास का नतीजा था जो आज इस मोड़ पर आकर मेरे काम आ रहा था। उसने अचानक तुमसे ये सब क्यों पूछा? मैंने पार्क के रास्ते की तरफ देखते हुए कहा। क्योंकि उसने बैकग्राउंड में किसी से तुम्हारी पूछताछ करवाई थी। मुझे नहीं पता वो कौन था, पर उसे ये रिपोर्ट दी गई है कि तुम आजकल उसके इस नई प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही हो। नेहा ने 1 सेकंड के लिए अपनी बात रोकी और सामने खाली पड़े मैदान को देखने लगी, जहां एक छोटा बच्चा कबूतरों को दाना डाल रहा था। जैसे ही बच्चा आगे बढ़ता, सारे पक्षी एक साथ फड़फड़ा कर उड़ जाते और फिर थोड़ी दूर जाकर वापस जमीन पर बैठ जाते। उसका वो सवाल पूछने का अंदाजा ऊपर से बहुत नॉर्मल लग रहा था सिमरन, पर वो नॉर्मल था नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैं विक्रम ओबेरॉय को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब वो वाकई किसी चीज को लेकर उत्सुक होता है तो वो सीधे और तीखे सवाल पूछता है, पर जब वो किसी इंसान को भीतर ही भीतर असेस कर रहा होता है, उसका शिकार करने की तैयारी कर रहा होता है, तो उसकी आवाज में एक अजीब सी चपटी और सूखी फ्लैटनेस आ जाती है। वो आवाज मैंने इससे पहले सिर्फ तब सुनी थी जब वो अपनी किसी बड़ी लैंड डील को खत्म करने की बात करता था। उसने अपने बैग की हैंडल की पकड़ को थोड़ा और ज्यादा सख्त कर लिया। उसने तुम्हारे बारे में कल रात ठीक उसी लहजे में पूछा जैसे तुम उसके लिए कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बड़ी बिजनेस डील हो। मैं काफी देर तक चुपचाप उसकी बात सुनती रही। विक्रम ओबेरॉय को भनक लग चुकी थी, या शायद पूरी तरह नहीं। शायद उसे सिर्फ इतना ही अंदाजा था कि कोई अनजाना साया है जो उसके रेडार के आसपास मंडरा रहा है। पर इस खेल की शुरुआत के लिए इतना ही काफी था। विक्रम उस किस्म का इंसान बिल्कुल नहीं था जो किसी खतरे के आने का इंतजार करे। जैसे ही उसे अपनी सल्तनत पर कोई आंच आती दिखती थी, वो उस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकने में एक पल की भी देरी नहीं करता था। ये क्रूरता मैंने उसकी उस प्लानिंग में देखी थी जो उसने सालों पहले मेरे लिए तैयार की थी। यही चीज मैंने राजीव आनंद की बर्बादी में देखी थी। तो तुमने उसे मेरे बारे में क्या बताया? मैंने नेहा की तरफ अपनी गर्दन घुमाते हुए पूछा। मैंने वही कहा जो एक आम मुलाकात में होता है। मैंने कहा कि मैं तुमसे सिर्फ दफ्तर में एक बार मिली हूँ, तुम अपने काम में काफी प्रोफेशनल लगी और इससे ज्यादा कोई खास बात नहीं थी। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी इस बात को सच मान गया? नेहा ने कुछ पल के लिए गहरा विचार किया। उसने आगे मुझसे कोई दूसरा सवाल तो नहीं पूछा। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, पर उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने इस बात को माना नहीं है। उसने बस ऊपर से उस बात को वहीं छोड़ दिया था। मैंने बेंच की सूखी लकड़ी पर अपनी हथेली को फिराया। उसका खुरदुरा टेक्सचर, उसकी ठंडी छुअन मेरे भीतर उतर रही थी। बाहर पार्क में अब भी वही आम आवाजें गूंज रही थीं। वो छोटा बच्चा अब किसी बात पर जोर से हंस रहा था। कबूतरों का झुंड हवा में उड़ रहा था। एक बिल्कुल सामान्य दोपहर थी वो, एक ऐसी दोपहर जिसके पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा था। नेहा, मैंने अपनी आवाज को थोड़ा और गंभीर किया। मुझे तुमसे एक बात बहुत ही सीधे साफ लफ्जों में पूछनी है। उसने अपनी घबराई हुई आंखें उठाकर सीधे मुझे देखा। उसकी वाइफ की उस मौत के बारे में जो एक अजीब सी फीलिंग तुम्हें उस रात आई थी, जो आज तक तुम्हारे अंदर से गई नहीं है, वो फीलिंग इस वक्त क्या कह रही है? वो इतनी देर तक खामोश रही कि हमारे बीच पार्क का सारा शोर आकर गुजर गया। आसमान का सूरज थोड़ा सा आगे खिसक चुका था। उस लकड़ी के बेंच पर अब आधी तीखी रोशनी थी और आधा गहरा साया। मुझे ऐसा महसूस होता है सिमरन, उसने अपनी आवाज को लगभग फुसफुसाहट में बदलते हुए कहा, कि उसकी वाइफ उस हादसे में मरी नहीं थी। मैंने अपनी आंखें उसकी पुतलियों पर टिका दी। उसकी आंखें पूरी तरह मुझ पर टिकी थीं और उन आंखों में ठीक वही एहसास तैर रहा था जो तब आता है जब कोई इंसान किसी बहुत बड़े और डरावने सच को बरसों तक अपने सीने के बंद तहखाने में अकेले ढो रहा हो, और आज आखिरकार उसने उस बोझ को किसी के सामने लाकर रख दिया हो। एक अजीब सी थकान थी वहां, एक बहुत बड़ी राहत और साथ ही साथ एक गहरा डर। तीनों भाव एक ही पल में उसकी आंखों में गड्ढमड्ढ हो रहे थे।
मुझे अंदर से ऐसा लगता है, उसने आगे कहा, कि विक्रम ने उस रात कुछ बहुत बड़ा खेल किया था और वो औरत जो भी थी, उसकी पत्नी, वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। वो कहीं है अभी भी। इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे बेहद छोटे मोमेंट्स आते हैं जहां आपका दिमाग आपको कोई फैसला करने की मोहलत नहीं देता। वे पल बस आते हैं और आपको अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। मुझे उस दोपहर उस पार्क के खुरदरे बेंच पर बैठे हुए एक बहुत बड़ी चॉइस मिली थी। एक तरफ वो रास्ता था जो पूरी तरह सुरक्षित था, जो मैंने और अर्जुन ने मिलकर तय किया था कि सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालो, सामने वाले पर पूरी तरह भरोसा मत करो और अपनी असली आइडेंटिटी को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करके रखो। और दूसरी तरफ वो रास्ता था जो उस पल मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सच लग रहा था। नेहा सिन्हा सब कुछ समझ चुकी थी। भले ही उसके पास कड़ियों को जोड़ने का कोई साफ नजरिया ना हो, पर उसका अंतर्मन उस खूनी सच की दहलीज तक पहुंच चुका था और वो अंदर तक डरी हुई थी। वो एक ऐसे वहशी दरिंदे के साथ एक ही छत के नीचे रह रही थी जिसके असली खौफ का उसे अंदाजा तक नहीं था। वो उसी आलीशान घर में थी, उसी साए के नीचे जहां मैं कभी घुट घुट कर जीती थी। मैं भी कभी ठीक उसी जगह खड़ी थी एक जमाने में। मैंने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली, इतनी मध्यम कि बाहर बैठी नेहा को उसकी आहट तक न मिले। नेहा, मैंने कहा। उसने पलटकर मुझे देखा। तुम्हारा वो शक बिल्कुल सही है। वो एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर बिल्कुल स्टिल हो गई, मानो उस पार्क की चलती हुई हवा अचानक वहीं थम गई हो। वो औरत, मैंने अपनी आवाज को चट्टान की तरह ठोस किया, वो इस दुनिया से कहीं गई नहीं है। वो जिंदा है, यहीं है, अभी भी। नेहा का चेहरा देखकर ऐसा लगा मानो उसके जिस्म का सारा खून एक पल में सूख गया हो और फिर अगले ही पल वो वापस लौट आया हो। उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपनी जबान से कुछ कहने की नाकाम कोशिश की। उसका मुंह खुला और फिर बिना कुछ बोले बंद हो गया। तुम ये सब। वो बीच में ही अटक गई। हाँ, मैंने कहा, मैं ही हूं। वो बिना पलक झपकाए एक टक मुझे देखती रही। एक बहुत ही लंबे खिंचते हुए सन्नाटे के बीच उसका दिमाग इस वक्त सुपर कंप्यूटर की रफ्तार से काम कर रहा था। वो अतीत की हर एक कड़वी याद को जोड़ रहा था, विक्रम के उस बदले हुए बर्ताव को समझ रहा था। वो सब कुछ जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था पर आज तक कोई नाम नहीं दे पाई थी, आज उसे उसका असली नाम मिल चुका था। फिर उसने अपनी गोद में रखे उस टोट बैग की जिप खोली और उसके भीतर से एक सील बंद पीला लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। एक ऐसा कदम जिसकी उम्मीद मैंने इस मुलाकात में बिल्कुल नहीं की थी। ये लिफाफा पिछले 3 हफ्तों से मेरे पास सुरक्षित है। उसने वो लिफाफा मेरे हाथों में सौंपते हुए कहा। मेरा दिल जानता था कि मुझे ये जानकारी किसी सही जगह लेकर जानी है, पर समझ नहीं आ रहा था कि इस शहर में किस पर भरोसा किया जाए। मैंने उस पीले लिफाफे को अपने हाथ में लिया। उसके भीतर कुछ कागजात मुड़े हुए रखे थे, 2 या 3 पन्ने। मैंने उन्हें बाहर निकाला। वे किसी नामी बैंक के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स थे, पर वे विक्रम ओबरॉय के निजी नाम पर नहीं थे। वे एक शेल कंपनी के नाम पर जारी किए गए थे, जो कंपनी कागजों पर किसी और की थी, पर उसका पूरा कंट्रोल सीधे विक्रम के हाथों में था। और उन स्टेटमेंट्स के पन्नों पर वो रकम साफ साफ दर्ज थी। इंश्योरेंस क्लेम का पूरा अमाउंट, पूरे 3 करोड़ रुपए, जो विक्रम को सीमा ओबरॉय की मौत के ठीक 1 महीने बाद ऑफिशियली ट्रांसफर किए गए थे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती थी। उन 3 करोड़ रुपयों के ठीक नीचे एक बहुत ही स्पेसिफिक और बड़ा फंड ट्रांसफर दिखाया गया था, एक ऐसे बैंक अकाउंट में जो सीधे रमेश श्रीवास्तव के एक बेहद करीबी रिश्तेदार के नाम पर रजिस्टर्ड था। विक्रम ओबेरॉय और रमेश श्रीवास्तव के बीच का वो खूनी फाइनेंशियल कनेक्शन अब सफेद कागज पर काली स्याही के साथ, तारीख और अमाउंट के साथ मेरे सामने था।
ये बैंक स्टेटमेंट्स तुम्हें कहाँ से मिले नेहा? मैंने उन कागजों को वापस लिफाफे में रखते हुए पूछा। विक्रम के पर्सनल लैपटॉप से, नेहा ने अपनी कांपती हुई आवाज को संभालते हुए कहा। एक रात वे काम करते करते सो गए थे और लैपटॉप की स्क्रीन ऑन छूटी थी। मैं आधी रात को पानी पीने के लिए उठी थी। स्क्रीन पर ठीक यही पन्ना खुला हुआ था। वे सोने से पहले इसी को देख रहे थे। मैंने बिना आवाज किए अपने फोन से इन सारी पन्नों की तस्वीरें क्लिक कर ली थी। वो एक पल के लिए रुकी। मुझे उस रात नहीं पता था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। बस मेरे भीतर की किसी घबराहट ने मुझसे ये करवा लिया। मैंने उसे देखा। इंसान का अंतर्मन ठीक इसी तरह काम करता है। जब आप किसी ऐसे शातिर इंसान के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं जो आपको कभी सहज महसूस नहीं होने देता, जो हर पल को छुपाता है, तो आपका कोई एक हिस्सा हमेशा अंदर से जागता रहता है और वही जागना आपको आने वाले तूफान से प्रोटेक्ट करता है, चाहे आपको उस पल उस बात का एहसास हो या ना हो। नेहा, मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अब तुम्हारा उस घर में एक भी रात गुजारना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें तुरंत वो जगह छोड़ देनी चाहिए। पहली बार उसके चेहरे पर एक असली और नंगा खौफ उभर कर बाहर आया। इसलिए नहीं कि ये कोई नई बात थी, बल्कि इसलिए क्योंकि आज पहली बार किसी दूसरे इंसान ने उस खतरे को इतनी जोर से जुबान दी थी। मेरी माँ दिल्ली में रहती हैं, उसने बेहद मध्यम आवाज में कहा। तो तुम इसी हफ्ते पहली फुर्सत में दिल्ली के लिए निकल जाओ, मैंने कहा। उसी रात अपने कॉटेज के बंद कमरे में मैंने अर्जुन को फोन पर एक एक बात की पूरी जानकारी दी। वो मेरी बात सुनने के बाद काफी देर तक पूरी तरह से खामोश रहा। फोन की दूसरी तरफ से सिर्फ उसके सांस लेने की हल्की सी आवाज आ रही थी, बस इतना ही। अब इस खेल के 3 सबसे बड़ी टुकड़े हमारे पास आ चुके हैं सिमरन, उसने आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। राजीव आनंद का वो पुराना दस्तावेज, तुम्हारी वो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रिंट आउट और नेहा के दिए हुए ये बैंक स्टेटमेंट्स। अब ये केस महज परिस्थितियों के आधार पर नहीं टिका है। ये एक ऐसी अटूट चेन बन चुकी है जिसकी हर एक कड़ी सीधे विक्रम की गर्दन तक जाती है। तो क्या मैं ये सारे कागजात तुम्हारे उस दिल्ली वाले कलीग को फॉरवर्ड कर दूं? कल सुबह। पर उससे पहले हमें एक और जरूरी काम निपटाना होगा। अर्जुन ने एक छोटा सा पॉज लिया। तुम्हें सबसे पहले एक बहुत ही काबिल लॉयर से मिलना होगा, पर इस शहर में नहीं, किसी दूसरे राज्य के शहर में। कोई ऐसा वकील जो इस पूरे मामले की संवेदनशीलता और इसके पीछे छिपे रसूख को समझे और जिसका रमेश श्रीवास्तव या विक्रम ओबेरॉय से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ना हो। ये स्टोरी मीडिया में तो ब्लास्ट होगी ही, पर साथ ही साथ हमारा लीगल ग्राउंड भी उतना ही पुख्ता होना चाहिए। उसकी हर एक बात पूरी तरह से लॉजिकल थी। यही सही तरीका था। पर मेरा मन उस वक्त उस कमरे में नहीं, बल्कि किसी और ही दुनिया में भटक रहा था। मैंने फोन काटना तय किया। मैं अपनी मेज से उठी और खिड़की के शीशे के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर रात का गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सामने वही जंगल था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान पर कुछ गिने चुने तारे टिमटिमा रहे थे और ठंडी हवा के झोंकों में सूखी पत्तियों की सूंधी सी महक खुली हुई थी। ये ठीक वही खिड़की थी जहां इस कॉटेज की पहली रात में आकर बैठी थी। वो रात जब मैंने अपने पुराने वजूद को राख कर इस नए नाम को ओढ़ा था, सिमरन माथुर। मेरे दिमाग में इस वक्त सिर्फ नेहा के वे आखिरी शब्द गूंज रहे थे। मुझे लगता है वो मरी नहीं थी। उस औरत ने पूरे 3 हफ्तों तक इस जानलेवा राज को अपने सीने में अकेले छुपा कर रखा था। उसी आलीशान घर में, उसी कातिल के ठीक बगल में सोते हुए, बिल्कुल अकेले। और उसने इस बारे में दुनिया के किसी भी इंसान से एक लफ्ज नहीं कहा। शायद इसलिए कि वो नहीं जानती थी कि किस पर भरोसा किया जाए। शायद इसलिए कि उसे खुद अपने इस सच पर पूरी तरह यकीन नहीं था, या शायद सिर्फ उस खौफ की वजह से जो विक्रम के नाम से आता था। मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि वो घुट घुट कर जीना असल में कैसा होता है। रात के किसी आखिरी पहर में
मुझे ठीक से वक्त का अंदाजा नहीं है क्योंकि मैंने मेज पर रखी घड़ी की तरफ नहीं देखा था। मेरे फोन की स्क्रीन अचानक एक तीखी वाइब्रेशन के साथ जल उठी। एक मैसेज आया था किसी अननोन नंबर से। मैंने फोन उठाया और स्क्रीन पर छपे उन शब्दों को पढ़ा। अंधेरे कमरे में उस सफेद टेक्स्ट की रोशनी सीधे मेरी आंखों पर चुभ रही थी। उस मैसेज में लिखा था, सिमरन माथुर, हम जानते हैं कि तुम असल में कौन हो। बस इतना ही। हम जानते हैं तुम कौन हो। मैसेज को पढ़ते ही जो पहला रिएक्शन हुआ, वो रिएक्शन जो अक्सर आपके दिमाग से पहले आपके जिस्म में महसूस होता है, वो एक बर्फ जैसी ठंडी लहर थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से शुरू होकर सीधे मेरी गर्दन तक चढ़ गई। पर ठीक अगले ही पल मेरे भीतर का वो हिस्सा जो पिछले 7 महीनों की आग में तपकर पूरी तरह से ट्रेन हो चुका था, जो ऐसी किसी भी इमरजेंसी में बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से काम करता था, उसने मुझसे कहा, ठहरो सिमरन, जरा रुको और ठंडे दिमाग से सोचो। इस मैसेज में पहला शब्द लिखा था, हम। इसका मतलब ये किसी एक इंसान की कारस्तानी नहीं थी। यहाँ एक से ज्यादा लोग शामिल थे, या फिर कोई एक ऐसा अकेला आदमी जो खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर और डरावना दिखाना चाहता था। दूसरा शब्द था, जानते हैं। क्या वाकई वे सब कुछ जान चुके हैं, या ये महज एक तीर अंधेरे में चलाया गया है, ये जानने के लिए कि सामने वाला डरकर कोई गलती करे? और आखिरी शब्द, तुम कौन हो। अगर सच में विक्रम ओबरॉय को मेरी असली पहचान का पूरी तरह से पता चल चुका होता, तो वो कभी इस तरह का कोई गुमनाम मैसेज भेजने की बेवकूफी नहीं करता। उसका सीधा एक्शन होता। विक्रम ओबरॉय धमकियां देने वाला इंसान नहीं था, वो सीधे रास्ते से हटाने वाला जल्लाद था। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये मैसेज या तो रमेश श्रीवास्तव के दफ्तर से आया था, जो बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से चाले चलता था, जो वार करने से पहले अपने शिकार को डराकर कमजोर करना चाहता था, या फिर खेल में कोई तीसरा खिलाड़ी कूद चुका था। मैंने फोन की स्क्रीन को लॉक किया और उसे वापस मेज पर पटक दिया। मैं बिस्तर से उठी, किचन की तरफ गई और कांच के ग्लास में ठंडा पानी भरा। मैंने उस पानी को बहुत ही धीरे धीरे एक एक घूंट करके पूरा पिया, अपने दिमाग के तापमान को वापस शून्य पर लाई और फिर अर्जुन को एक मैसेज ड्राफ्ट किया। मेरे पास अभी एक अननोन नंबर से मैसेज आया है, हमें कल सुबह पहली फुर्सत में मिलना होगा। उसका रिप्लाई तुरंत स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, ठीक है, क्या तुम इस वक्त वहां पूरी तरह से सेफ हो? मैंने उस स्क्रीन को एकटक देखा। ये सवाल, क्या तुम सेफ हो सिमरन, मैंने पिछले 7 महीनों के भीतर खुद से न जाने कितनी हजारों बार पूछा था, पर आज से पहले दुनिया के किसी दूसरे इंसान की जबान से ये सवाल मेरे लिए कभी बाहर नहीं आया था। किसी ने मुझसे ये कभी नहीं पूछा था। हाँ, मैंने टाइप किया। ठीक है, अब सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। मैंने फोन को बंद किया। खिड़की के बाहर अब भी वही काली रात पसरा था, वही घना जंगल था, वही टिमटिमाते तारे थे और वही सर्द हवा थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुछ पलों पहले था, पर हकीकत में बहुत कुछ बदल चुका था। इस खेल की एक आखिरी लक्ष्मण रेखा आज पार हो चुकी थी। अब तक इस अंधेरी सुरंग में मैं शिकारी थी और वो मेरा शिकार, पर आज से वो भी मेरे वजूद के बारे में कुछ ना कुछ जान चुका था। और जब दोनों तरफ से पत्ते खुल रहे हों, तो ये खेल अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। मैं वापस अपने बिस्तर पर आई, लेटी और सीधे सीलिंग की तरफ ताकती रही। मेरे भीतर डर था, मैं इस सच से मुंह नहीं मोड़ूंगी। मेरे पेट के भीतर ठीक वही पुरानी जानी पहचानी बेचैनी दोबारा सिर उठा रही थी, जो उस आलीशान घर में 8 सालों तक रहने के दौरान मेरी आदत बन चुकी थी। पर आज उस पुराने डर के बिल्कुल नीचे
एक और नई चीज ने जन्म लिया था, एक ऐसी चीज जो इससे पहले मेरे भीतर कभी नहीं थी। एक बेहद ठंडी और बिल्कुल शांत जिद, एक ऐसी जिद जो झुकना नहीं जानती थी। तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैंने अंधेरे में खुद से मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छे, तो अब देखते हैं कि इस बाजी को आखिरी अंजाम तक कौन लेकर जाता है। वो अननोन नंबर से मैसेज भेजने वाला आखिरी चेहरा किसका है? क्या वो रमेश श्रीवास्तव का कोई भाड़े का टट्टू है, या खेल में किसी नए दुश्मन की एंट्री हो चुकी है? उधर अर्जुन को अपनी पुरानी इन्वेस्टिगेटिव फाइल के भीतर से एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी मिलती है जो सीधे सिमरन के अतीत से जुड़ी थी। एक ऐसा गहरा राज जो सिमरन ने आज तक अर्जुन से भी छुपा कर रखा था। और इस पूरी सीरीज में पहली बार विक्रम ओबरॉय और सिमरन माथुर एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट इवेंट के बंद कमरे में बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और इस बार दोनों की आंखें साफ बयां कर रही थीं कि दोनों एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा जानते हैं। एपिसोड 6 आमने सामने बहुत जल्द आ रहा है। इस खूनी खेल की हर एक चाल से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।